जी, न्यू नेशन वॉइस देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भगवा हिंद वाहिनी में युवा मोर्चा के स्टार प्रचारक और केसरिया हिंदू परिषद के नेशनल इंचार्ज, आरएसएस विचारक और सोशल एक्टिविस्ट अविरल मलिक जी से। तो सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि एक तरफ जहाँ की देश के लगभग सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी आ सकती है, उस समय हम अगर जनसंख्या नियंत्रण जैसे कानून के बारे में बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये इस वक्त ये मुद्दा कितना ज़्यादा प्रासंगिक या तार्किक है? जी, जहाँ तक जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत ही जल्द आना चाहिए देश के अंदर, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए आना चाहिए क्योंकि कोरोना तो हमको सीधा अफेक्ट करता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लेकिन ये जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है वो हमको इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। अब देखिए, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो या फिर कोई और विषय हो, हर चीज़ में हर व्यक्ति को जनसंख्या वृद्धि अफेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में जब कोई कठोर कानून लागू किया जाता है तो उस कानून का विरोध होता है। आपको क्या लगता है कि वास्तविकता की धरातल पर जिस देश की साक्षरता प्रतिशत 50% से भी कम है, लोग जागरूक नहीं हैं, उस देश में इतना कठोर कानून अगर लाया जाएगा तो इस कानून को लाने के लिए सरकार के पास क्या कोई रोड मैप तैयार है? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो मैं यही कह सकता हूँ कि रोड मैप बहुत ही जल्द तैयार किया जाएगा अगर सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएगी तो, और ये बहुत ही जल्द देश के अंदर आना चाहिए। और जहाँ तक आप साक्षरता की बात कह रहे हैं तो मेरे विचार से साक्षरता का जनसंख्या से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात है जागरूकता की, तो जागरूकता आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से अच्छा जागरूकता का और कोई केंद्र नहीं हो सकता है। आप भी इस बात को मानते हो? नहीं तो प्रश्न ये भी है कि देश में कितने प्रतिशत लोग सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं और उसकी समझ रखते हैं? जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो 70 करोड़ लोग जो हैं, जी। मैंने एक साइट पर देखा है तो 70 करोड़ लोग, उससे ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि प्लेटफॉर्म से 70 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब पूरा देश जो है वो कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है और अभी भी हम इस लड़ाई में बहुत पीछे हैं, उस समय अगर हम इस तरह के कानून लाने की बात करते हैं तो कहीं इस कानून का हाल एनआरसी या सीए जैसा तो नहीं हो जाएगा कि एक बड़े विरोध का सामना करना पड़े किसी भी सरकार को? ये कोरोना बढ़ रहा है, इसीलिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जी। क्योंकि आज के समय में इतनी जनसंख्या वृद्धि हो चुकी है कि लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स तक नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, आपको जानकारी भी होगी, आप जैसे बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो जनसंख्या वृद्धि ही, जनसंख्या विस्फोट ही सबसे बड़ा चिकित्सा में जो सुस्ती आज के समय में आपको नज़र आ रही होगी, जहाँ तक आपका विचार है, तो उसमें सुस्ती इसीलिए नज़र आ रही है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या भारत के अंदर है। तो आपका मानना है कि हमारे देश में जो भी मेडिकल फेलियर है और जो चिकित्सा सुविधाओं में जो कमी है उसका एक बहुत बड़ा कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है? जी बिल्कुल, मेडिकल फेलियर का कारण, जहाँ तक आप मेडिकल फेलियर कह रहे हैं, मेडिकल फेलियर बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो एक भी मौत हो रही है आप उसको मेडिकल फेलियर मान सकते हैं। एक आम आदमी के रूप में एक भी मौत होना मेडिकल फेलियर आप कह सकते हैं। जी। लेकिन वो एक भी मौत जो हो रही है वो जनसंख्या विस्फोट के कारण ही हो रही है। जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति भारत के अंदर है, और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाता है तो साक्षरता की जो दर है वो भी बढ़ेगा और चिकित्सा व्यवस्था भी भारत की अच्छी होगी। ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है और मैं यही आपको कहना चाहूँगा इस मुद्दे पर। चलिए, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं और तो आरएसएस के एक महत्वपूर्ण एजेंडे में गौरक्षा भी एक एजेंडा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि गौरक्षा के नाम पे हमारे देश में जो कुछ भी हुआ है, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वो नहीं होना चाहिए था और वो नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था? देखिए, जहाँ तक आप सवाल पूछ रहे हैं तो
के नाम पर कोई भी अगर असामाजिक तत्व गलत कार्य करते हैं तो उसको संघ कभी समर्थन नहीं देता है और बननी चाहिए। और आश्रय स्थल बनाए हैं कि आवारा जो पशु हैं ये सब किसानों को भी नुकसान न पहुंचाएं और खुद भी परेशान न हो। गौ माता को आवारा पशु का दर्जा दे दिया जाता है, कुछ लोग आवारा पशु का दर्जा देते हैं, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। गौ हमारी माता है और माँ को ऐसा दर्जा देना बिल्कुल भी जायज़ नहीं मैं मानता हूँ। अच्छा, वो इस बातचीत को थोड़ा सा प्रासंगिक बनाने के लिए एक, चूँकि उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल इस वक्त बहुत ज़्यादा है, एक थोड़ा सा एक राजनीतिक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे को लेकर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है ये तय नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वजह होगी इसकी? देखिए, जहाँ तक चेहरे की बात है, चेहरा निश्चित रूप से तय है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही चेहरा हैं, क्योंकि उन्होंने ही 5 वर्षों तक कार्य किया है। 4.5 वर्ष अभी हो चुके हैं, 4.5 वर्ष से अधिक, तो उन्होंने ही उत्तर प्रदेश को संवारने सजाने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो कार्य किया गया है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही किया गया है। तो निश्चित रूप से योगी जी एक तरह से चेहरा है, क्योंकि हम रिपोर्ट कार्ड अगर देंगे कि हमने 5 साल क्या काम किया है तो वो योगी जी के नाम से ही रिपोर्ट कार्ड जाएगा, क्योंकि योगी जी उस सरकार के मुखिया रहे हैं। और बाकी सब चीज़ें शीर्ष नेतृत्व के हाथ में होती हैं, केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में होती हैं, उस चीज़ के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्षों में लगभग 5 वर्ष होने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें बहुत ही अच्छा कार्य किया है। यह उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और भारतीय जनता पार्टी इस बार 300 पार आएगी, ये निश्चित है। पिछली बार 325 सीटें आई थी और नारा दिया गया था 265 प्लस का, और इस बार 300 प्लस का नारा दिया गया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अन्य सभी पार्टियों का निश्चित रूप से सुपड़ा साफ हो जाए। अविरल जी, मैं आपकी बात को अगर उस बात से ये बात निकलती है कि अगर सभी के, चाहे पार्टी का केंद्रीय संगठन हो, लोग अगर योगी जी के नाम पर एक मत है, तो उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं द्वारा ये बयान दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा केंद्रीय संगठन तैयार करेगा। ऐसा क्यों? क्या बयानबाजी में? जी देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है और मैं ये मानता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में ही सब कुछ होता है। और जहाँ तक संवैधानिक रूप से बात की जाए तो आपको मालूम भी होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो ना हो, लेकिन जब सरकार बहुमत में आ जाती है, पार्टी बहुमत में आती है, तो उस पार्टी के जो विधायक होते हैं वही मुख्यमंत्री का चेहरा चुनते हैं। और अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुना जाता है तो वो शीर्ष नेतृत्व चुनता है। अगर देखिए, आप चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनेंगे तो वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही चुनेगा, के अध्यक्ष जो होंगे वही चुनेंगे, ये तो निश्चित है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ही भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे, क्योंकि उन्होंने ही गरीबों की, पीड़ितों की, वंचितों की सहायता करने का कार्य किया है। और गरीबों को अगर किसी से मदद मिली है तो वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार से मदद मिली है। हर कार्य के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी स्वयं तैयार होते हैं। हर कार्य को माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद मॉनिटर करते हैं। और उन्होंने अभी कोरोना की जो स्थिति चल रही है उसको भी एक जिले में जाकर के देखा है, मॉनिटर किया है, वो सभी जानते हैं। मैं आपको इसके साथ साथ एक और बात बताऊं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है बेरोजगारी का, ये जनसंख्या विस्फोट के कारण है। अगर जनसंख्या विस्फोट रुक जाता है तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी और ये रोजगार युक्त भारत बन जाएगा और बेरोजगारी मुक्त भारत बन जाएगा। और कोई भी सांप्रदायिक घटनाएं हो या कुछ भी हो, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है तो वो नहीं होगा, क्योंकि गरीबी के कारण ही ऐसी घटनाएं होती हैं। क्योंकि अगर गरीबी ही नहीं रहेगी, सबको रोजगार मिलेगा, भारत खुशहाल राष्ट्र बनेगा, विश्वगुरु बनेगा, तो यहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़ा जैसी स्थिति नहीं रह जाएगी और ये शिक्षित समृद्ध भारत बनेगा। और इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, हम तो हमारे दो की नीति लाना अत्यंत आवश्यक आज के समय में हो चुका है और ये आनी चाहिए। मैं आपके चैनल
वीडियो के माध्यम से भी माननीय मोदी जी से यह आग्रह करना चाहूँगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि बहुत ही जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून देश के अंदर लागू होना चाहिए। और बहुत से लोग, बहुत से समाजसेवी लोग भी इस कार्य में बहुत अपना सहयोग कर रहे हैं। मैं उनका भी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज आपने भी इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि मीडिया वाले अक्सर ऐसे मुद्दे कभी कभी नहीं उठाते हैं, तो आपने उठाया, आपका मैं बहुत ही हृदय से आभारी रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अविरल जी आपका।